स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। मैंने काफी देर इंतजार किया। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई ना कोई भाई कोई और सजेस्ट कर देगा कहानी, लेकिन 10वां भाग अपलोड किए हुए मुझे इस वक्त कितनी देर हो चुकी है, मैं 1 मिनट चेक करके बताता हूँ आपको। मतलब 12 घंटे से तो ऊपर हो चुका है टाइम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हालांकि मैंने 10वें भाग में ये अनाउंस कर दिया था कि यदि मुझे कोई और सजेशन नहीं मिला तो मैं फिर वही कहानी पढ़ना शुरू करूंगा जिसका मैंने जिक्र किया था 52 पत्ते के अंत पर। तो अब आप भाई लोगों में से, मतलब ना भाई ने ना बहन ने किसी ने भी कुछ भेजा ही नहीं है, तो मैं शुरू कर रहा हूं। मुखबिर। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी और कहीं नहीं होगी और हमारी जो कहानी वार्ता की परंपरा है वो चलती रहेगी, वो जारी रहेगी, टूटेगी नहीं। कि हम वो कहानियां लाएंगे जो और कहीं नहीं है। तो हमेशा की तरह बाकी की बातें बाद में, ऑलरेडी 2 मिनट गुजार दिए मैंने। शुरू करते हैं मुखबिर पार्ट 1। टीनू नाम था उसका, पर हर कोई जानने वाला उसे स्मैकी कहता था। ऐसा कोई नशा नहीं था जो टीनू ने ना किया हो। स्मैक के अलावा गांजा, चरस, स्मिथ, कोकीन, आइस, हेरोइन, सब तरह के नशे कर चुका था। हाल ये था उसका कि लोग नशा करके नशे में आते थे और टीनू नशा करके होश में आता था। नशे की ऐसी आदत थी उसे कि वो हर वक्त नशे में रहता था। अपने लिए हर वक्त नशे का इंतजाम करके रहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वक्त पर उसे नशा ना मिला तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। सिर्फ 25 बरस का था टीनू। सूखा पतला, 5 फुट 4 इंच कद, साइन की झोपड़पट्टी में रहता था। 8 बाई 10 की एक झोपड़ी थी, वही उसका महल था। धंधा उसका चोरी करना था। अगर नशा कर रखा हो तब वो किसी शातिर चोर से कम नहीं। उसके हाल में दिमाग के सारे पुर्जे भली भांति काम करते थे। उस हाल में उसके दिमाग के सारे पुर्जे भली भांति काम करते थे। वो कई बार जेल हो आया था और जेल जाने की तो वो जरा भी परवाह नहीं करता था, क्योंकि अपने लिए वो जेल में भी इंतजाम करा लेता था। पुलिस वालों से उधार चालू कर लेता था और बाहर निकलने पर ईमानदारी से उनका पैसा ब्याज के साथ वापस दे आता था। वही टीनू इस वक्त साइन की झोपड़पट्टी के एक होटल में खाना खा रहा था। उसकी आंखों में सुर्खी नाच रही थी। आधा घंटा पहले ही अपनी झोपड़ी से कोकीन का तगड़ा नशा करके निकला था और खुश था कि तबीयत एकदम चकाचक हो गई है। रात के 9 बज रहे थे। भूख भी लग रही थी तो होटल में खाना खाने बैठ गया। जब वो नशे में मस्त हो जाता तो फिर उसका ध्यान धंधे की तरफ जाता था, यानी कि चोरी करने का ख्याल आता था। शाम को ही दिमाग चलने लगा था कि जेब में नोट खत्म हो रहे हैं और कुछ काम धंधा भी कर लेना चाहिए। खाना खाने के बाद टीनू ने जेब में पड़े आखिरी 500 रुपए का नोट होटल वाले को दिया और होटल वाले ने उसे 440 रुपए वापस दे दिए। नोटों को जेब में डाले टीनू बाहर की तरफ चल पड़ा। आज रात कहीं हाथ मारने का इरादा था उसका। एकदम चौकस था वो। कोकीन के नशे ने उसे चुस्त बना दिया था। 15 मिनट में ही वो बाहर की मुख्य सड़क पर आ गया। सड़क पर तेजी से गाड़ियां आ जा रही थी, हेडलाइटें चमक रही थी, हॉर्न बज रहे थे। तीनों सड़क के किनारे बढ़ता चला गया। कमीज पैंट और एक्शन के शूज पहने थे उसने। वो नहीं जानता था कि कहाँ हाथ मारना है। कोई जगह नहीं चुन रखी थी उसने। जहां बढ़िया लगेगा वहीं घुस जाएगा। इस विचार के साथ टीनू ने सिर हिलाया और
कमर पर बंधी बेल्ट को छुआ। बेल्ट में लेदर का मजबूत पाउच लगा था, जिसमें उसके चोरी करने के छोटे छोटे हथियार मौजूद थे। कोकीन का नशा करने के बाद झोपड़ी से निकलते वक्त बेल्ट बेल्ट बांध ली थी, क्योंकि आज रात कहीं पर हाथ मारने का इरादा तो वो बना ही चुका था। अगला दृश्य। उस समय रात का 1:30 बज रहा था, जब एक इलाके में घूमते घूमते टीनू के कदम अचानक रुक गए। ये पॉश इलाका था, बड़े बड़े बंगले बने हुए थे और कोकीन के नशे में टुन टीनू को ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी, जहां हाथ मारकर 1,00,000-2,00,000 का माल पा सके। अंधेरे में खड़े टीनू की निगाह उस शानदार बंगले पर थी, जिसकी भीतर बाहर की लाइटें रोशन थी। बंगले के बाहर 4 देसी विदेशी लंबी गाड़ियां खड़ी थी। टीनू ने पहचाना कि 3 तो विदेशी गाड़ियां हैं, चौथी भी महंगी गाड़ी थी। उन कारों के पास चारों के ड्राइवर खड़े आपस में बातचीत करने में लगे हुए थे। बंगले के गेट पर एक गनमैन गार्ड खड़ा था। एक दूसरा गार्ड भीतर की तरफ टहलता दिख रहा था, जिसने कंधे पर गन लटका रखी थी। यहां से मोटा माल मिल सकता है, टीनू बड़बड़ाया। मेहमान लोग भीतर बैठे पी रहे होंगे इस वक्त। कोकीन के नशे में टुन होने की वजह से एकदम चौकस था टीनू। वो जानता था कि इस वक्त उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। टीनू 10 मिनट तक वहीं खड़ा हर तरफ नजरें दौड़ाता रहा। गेट के साथ जाती दीवार ही ऐसी जगह लगी जहां से वो फलांग कर भीतर जा सकता था, परंतु किसी की नजर पड़ जाने का खतरा था। बातें करते वो चारों ड्राइवर सामने की तरफ थे। बेशक दीवार पर अंधेरा था, परंतु वो देख सकते थे। आखिरकार टीनू ने फैसला किया कि वो दूसरे बंगले में प्रवेश करेगा और वहां से इस बंगले में जाएगा। इस तरह किसी की भी नजर पड़ने से बचने के चांसेस हैं। टीनू की सबकी नजरें छिपाता बगल वाले बंगले की दीवार के पास जा पहुंचा, जो कि 7 फुट ऊंची थी। आराम से उस दीवार को फलांग कर भीतर आ पहुंचा। इस बंगले में कोई गार्ड चौकीदार नहीं था। टीनू उस दीवार के पास पहुंचा जो बगल के बंगले से जुड़ी हुई थी और मात्र 6 फुट ही ऊंची थी। वो 2 मिनट वहां खड़ा अंधेरे में नजरें दौड़ाता रहा। भगवान, टीनू बड़बड़ाया, ये किसी मालदार पार्टी का घर है। मेरे को 10-20 लाख दिलवा दे, ज्यादा की इच्छा भी नहीं है। मैं इसी में अपना काम चला लूंगा। लोगों के पास इतना पैसा है और मेरे पास कुछ भी नहीं। कभी तो मेहरबानी भरी नजर मेरे पे भी डाल ले। मैं हर चोरी से पहले तुझे हमेशा याद रखता हूँ, पर तूने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अपनी टूटी फूटी और अजीबोगरीब प्रार्थना के बाद टीनू ने छोटी सी छलांग लगाई और दीवार पर चढ़कर बे आवाज सा दूसरी तरफ उतर गया। अगला दृश्य। उसी बंगले का पहली मंजिल का ये हॉल ड्राइंग रूम था। फानूस अपनी रोशनी फैला रहा था। कमरे में और भी लाइटें रोशन थी। पूरा कमरा जगमग कर रहा था। यह बंगला दिग्गज नेता राजेश चतुर्वेदी का था और इस वक्त राजेश चतुर्वेदी अन्य 4 दिग्गज नेताओं के साथ बैठा था, जो कि अपने अपने प्रदेशों के महारथी नेता थे। ऐसे बड़े नेताओं का आधी रात को इस तरह मिलना मामूली बात नहीं हो सकती थी। सबके हाथों में विस्की के गिलास थे और टेबल पर काजू नमकीन रखा था। 4 अन्य नेता महेश पांडे, माखन सिंह, करीम मियां और सुनील बेडेकर थे। उनमें बातें चल रही थी। ये इलेक्शन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सुनील बेडेकर ने घूंट भरते हुए कहा। हमने अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री बनाना है। जरूर बनेगा, करीम मियां बोला। हमारी कोशिश और मेहनत जरूर रंग लाएगी। 25 दिन बाकी हैं इलेक्शन को। अभी हमें बहुत काम करने हैं। कल सुबह 10 बजे शोलापुर में रैली है, महेश पांडे ने कहा। हमें जल्दी से काम की बात करनी चाहिए। मुझे यहां से रवाना होना है। माखन सिंह ने राजेश चतुर्वेदी को देखकर कहा। चतुर्वेदी साहब, आप ही बात करें। राजेश चतुर्वेदी ने घूंट भरा और सब पर नजर मारकर कहा। मैं इलेक्शन के फंड की बात करना चाहता हूं कि पार्टी ने फंड को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी और उसे वक्त पर अन्य प्रदेशों में पहुंचाने का काम मेरे हवाले कर रखा है।
इस सिलसिले में मैंने आप लोगों की राय लेने के लिए ये मीटिंग रखी है। मेरे पास पार्टी का 152 करोड़ इकट्ठा हो चुका है। पार्टी के सहयोगी बिजनेस घराने और विदेशों से ये सारा पैसा आया है और करीब 80 करोड़ रुपया अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की तरफ से आया है। सीआईए की तरफ से क्यों? क्योंकि सीआईए चाहती है कि हम ये चुनाव जीतें और अपना प्रधानमंत्री बनाएं। हमारा प्रधानमंत्री बनने से सीआईए के इंडिया के कई मसले आसानी से हल हो जाएंगे। आला कमान की सीआईए से बात हो चुकी है, मतलब कि हमारे पास 152 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है और आला कमान की तरफ से लिस्ट भी आज दिन में मेरे पास पहुंच गई है कि चुनावों में कौन कौन से प्रदेश में किस किस को कितना कितना पैसा देना है। तो फिर समस्या क्या है? सुनील बेडेकर ने कहा। समस्या ये है कि रकम बहुत बड़ी है, वो भी नकद 152 करोड़। इस रकम को हिंदुस्तान के शहरों में फैलाने के लिए आला कमान के मुताबिक पैसों को जगह जगह पहुंचाने में मुझे समस्या महसूस हो रही है। ये काम थोड़ा झंझट वाला है और इसके लिए मुझे भरोसे के 50 आदमियों की जरूरत होगी। मैं खुद दिल का मरीज हूं, अपने पर ज्यादा दबाव नहीं ले सकता। मैं कोई ऐसा आसान तरीका जानना चाहता हूं आप लोगों से कि पैसा ठिकानों पर पहुंचा दूं। भरोसे के 10-20 आदमी तो मैं भेज देता हूं। इतने आदमी तो मैं भी भेज दूंगा, सुनील बोडेकर ने कहा। आदमी तो आला कमान की तरफ से भी आ सकते हैं, करीम मियां बोला। मैं चाहता हूं पैसा एक साथ गोदाम से निकले और खामोशी से बढ़ता चला जाए। अभी 25 दिन पड़े हैं इलेक्शन में। 50 आदमियों से इस काम को लेना ढिंढोरा पीटना है। बात जरूर बाहर निकल जाएगी। भेदी बहुत होते हैं। कोई भी तमाशा देखने के लिए पुलिस को नोट लेके जाने की खबर दे सकता है। हमारे सामने वाले हम सामने वाले पर भरोसा करते हैं कि वो हमारा विश्वासी है और वही विश्वासघात कर जाता है। पार्टी के पैसे का मामला है, हमें सतर्क होकर चलना होगा। ऐसा ना हो कि पैसा ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही पुलिस के हाथों पकड़ा जाए। मैंने सोचा इस बारे में कि हमें इस काम में कम से कम और बेहद विश्वासी आदमी साथ लेने होंगे, तभी चुपचाप इस काम को निपटाया जा सकता है। चंद पलों के लिए वहां खामोशी सी छा गई। तुम्हारे पास इस बारे में कोई प्लान है क्या? करीम मियां बोला। हाँ, 152 करोड़ जैसी बड़ी नकद रकम है। 152 करोड़ जैसी बड़ी नकद रकम है और मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे में मैंने सोचा है, अगर मेरी बात आपको जचे तो इस बारे में मैं आला कमान से बात करूंगा। आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही इस प्लान पर काम किया जाएगा, राजेश चतुर्वेदी गंभीर स्वर में बोला। अपना प्लान बता चतुर्वेदी, माखन सिंह ने कहा। इस वक्त सारा पैसा वर्सोवा वाले गोदाम पर रखा है। वहां 30 हथियारबंद आदमी तैनात हैं। अभी तक तो चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो तब शुरू होगी जब पैसा अन्य प्रदेशों को भेजा जाएगा। राजेश चतुर्वेदी ने अपना गिलास खाली कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल ब्रेड की बसों जैसी वैनें पूरे महाराष्ट्र की सड़कों पर घूमती नजर आ जाती हैं। उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि नेशनल ब्रेड महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है और ब्रेड की इन बसों को देखा जाना मामूली बात है। सब जानते हैं कि इन बसों में नेशनल ब्रेड यहाँ वहाँ भेजी जाती है। बसों के दाएं बाएं पीछे हर तरफ नेशनल ब्रेड लिखा होता है और ब्रेड बनी होती है। नेशनल ब्रेड का मालिक हमारी पार्टी का खास आदमी है। इस बार 10 करोड़ तो उसने फंड दिया है चुनावों के लिए। हम पैसा प्रदेशों में पहुंचाने के लिए नेशनल ब्रेड की बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 करोड़ एक ही नेशनल ब्रेड की बस में भरा जा सकता है। उस बस में 3 ड्राइवर होंगे ताकि वो बस जब नोट लेकर निकले तो कहीं भी न रुके। हर प्रदेश में पहुंचती हुई आला कमान के आदेश के मुताबिक वहां नोट देती जाए। तीनों ड्राइवर बारी बारी बस चलाते रहेंगे। सुरक्षा के नाते बस में हमारे 2 गनमैन होंगे। इस तरह हमें अपने कुल 5 आदमी इस काम में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। 3 ड्राइवर और 2 गनमैन। मैंने वक्त का पूरा हिसाब लगा लिया है। इस तरह काम करने से 8 दिनों में 152 करोड़ बंटकर हर जगह पहुंच जाएगा। नेशनल ब्रेड की बस पर कोई शक भी नहीं कर सकेगा।
क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में नेशनल ब्रेड की बसें दौड़ती दिखती रहती हैं। राजेश चतुर्वेदी कहकर खामोश हो गया। माखन सिंह, सुनील बेडेकर, महेश पांडे और करीम मियां की नजरें मिली। 5 लोग और 8 दिन, बढ़िया रहेगा, महेश पांडे ने कहा। मुझे भी ये रास्ता ठीक लगा, माखन सिंह बोला। करीम मियां और सुनील बेडेकर ने भी अपनी सहमति दे दी। इस बारे में आला कमान से बात कर लो चतुर्वेदी साहब, करीम मियां बोला। ये काम माखन सिंह करे तो ज्यादा बेहतर होगा, चतुर्वेदी बोला। आला कमान से मैं बात करूं? माखन सिंह ने चतुर्वेदी को देखा। आप ज्यादा बेहतर ढंग से बात कर सकते हैं। आला कमान से आपका दोस्ताना है, मेरा प्लान उन्हें बेहतर ढंग से बता सकते हैं। और मैं तैयार कर लूंगा आला कमान को, माखन सिंह ने विश्वास भरे स्वर में कहा। आप ये बताइए कि रवानगी कब की होगी नोटों की? पांचों में विचार विमर्श हुआ। 10 मिनट इसी पर बात होती रही। अंत में राजेश चतुर्वेदी ने कहा, तो अब ये तय हो गया कि आज से चौथे दिन, आज 4 तारीख है, 8 तारीख को सुबह 9 बजे नेशनल ब्रेड की नोटों से भरी बस वर्सोवा के गोदाम से निकलेगी और 16 तारीख तक इलेक्शन के लिए पैसों को आला कमान के ऑर्डर के मुताबिक हर जगह जितना है देना है पहुंच जाएगा। परंतु माखन सिंह जी, आला कमान को इस प्लान पर तैयार करना आपका काम। तैयार क्या करना है चतुर्वेदी जी, बस आला कमान के कानों में ये प्लान डालना भर है, वो फौरन तैयार हो जाएंगे। आपका प्लान हम सबको पसंद आया तो आला कमान को क्यों नहीं पसंद आएगा? समझिए वो सारा काम हो गया। आप अपनी तैयारी रखिए कि 8 तारीख सुबह 9 बजे वर्सोवा के गोदाम से नेशनल ब्रेड की बस 152 करोड़ भरकर निकल जानी चाहिए। परंतु 3 बस ड्राइवर और 2 गनमैन कौन से भेजेंगे नोटों के साथ? मेरे पास काबिल और विश्वासी आदमी हैं, वो सब संभाल लेंगे, चतुर्वेदी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह ठीक रहेगा कि एक साधारण बस में 152 करोड़ के नोट भरकर भेजे जाएं? बस में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होंगे, रास्ते में कोई उन्हें लूट। सुनील साहब, माखन सिंह मुस्कुराकर कह उठा, यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि वो साधारण बस है। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसमें इतनी बड़ी रकम ले जाई जा रही है। नेशनल ब्रेड की बसें सड़कों पर आती जाती दिखाई देती रहती हैं। चतुर्वेदी साहब ने बहुत सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया है। आप लोग कहें तो हम प्लान बदल भी सकते हैं, चतुर्वेदी कह उठा। सुनील साहब से पूछ लो, माखन सिंह बोला। अगर इन्हें कोई कमी लगती हो तो। मैंने तो अपना विचार सामने रखा है, सुनील बेडेकर ने शांत स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तो योजना में सब ठीक है, महेश पांडे ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है तो मुझे भी एतराज नहीं, सुनील बेडेकर ने सिर हिलाया। परंतु यहाँ हुई बातें किसी भी स्थिति में बाहर नहीं जानी चाहिए। पार्टी का पैसा इलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है, किसी को कानो कान खबर ना हो। ब्लैक मनी का मामला है और जमाना बहुत खराब है। किसी ने पैसा लूट लिया तो हम पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करा सकेंगे। चतुर्वेदी साहब, माखन सिंह उठते हुए बोला, आप 8 तारीख सुबह 9 बजे पैसे को रवाना करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आला कमान की तरफ से कल आपको फोन आ जाएगा कि आप अपने प्लान पर काम करें। अगला दृश्य। टीनू का नशेड़ी दिमाग किसी वैज्ञानिक से भी तेज चल रहा था इस समय। वो मात्र 12 कदमों की दूरी पर पर्दे के पीछे छिपा खड़ा था। पास की खिड़की से वो भीतर आया था, परंतु भीतर 5 लोगों को पाकर ठिठक गया। 2-3 चेहरे तो उसे पहचाने से भी लगे। जल्दी उसे ध्यान में आ गया कि अखबारों में उनकी तस्वीरें देखी हैं उसने। ये देश को चलाने वाले धुरंधर नेता हैं, परंतु जब उनकी बातें सुनी और समझी तो जैसे दोनों हाथों में पकड़ रखे तोते फुर्र हो गए। नशा कुछ हल्का होता लगा कोकीन का। 152 करोड़, 8 तारीख सुबह 9 बजे नेशनल ब्रेड की बस में भरकर वर्सोवा के गोदाम से निकलेंगे।
वर्सोवा का कौन सा गोदाम? ये तो पता किया जा सकता था कि राजेश चतुर्वेदी वर्सोवा के किस जगह के गोदाम को नाम दे रहा है। उसके देखते ही देखते वो पांचों कमरे से बाहर निकलते चले गए। टीनू पर्दे के पीछे से बाहर निकला। भगवान, लगता है तूने मेरे लिए कोई दरवाजा खोल दिया है। उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा। बात तो परेशानी वाली है, पर 152 करोड़ के लिए मैं परेशानी सह लूंगा। लेकिन ये बड़ा काम है, किसी और को तैयार करना होगा जो ये काम कर सके। मेरा भला करना भगवान। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 152 में से 5-10 ही मिल जाएं। मेरा काम इतने में ही चल जाएगा। अगला दृश्य। अगले दिन शाम को सोहनलाल घर के पास के एक मॉल में पहुंचा, सब्जी ले रहा था। नारनिया ने भी साथ आना था, पर वो खाना बनाने में लग गई। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। नारनिया ने पक्का करके भेजा था सोहनलाल को कि हरा धनिया मोटे चौड़े पत्तों वाला जरूर लाए और सीधा घर ही आए। ऐसे में सोहनलाल ने सबसे पहले हरे धनिये की 2 गड्डियां उठाकर बास्केट में डाल ली कि भूल गया तो नानिया चढ़ दौड़ेगी उस पर। उस वक्त वो करेले छांट रहा था जब पास से ही आवाज आई, सोहनलाल भाई, नमस्कार। सोहनलाल फौरन पलटा। 2 कदमों के फासले पर टीनू खड़ा था। पल भर के लिए सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी, फिर सामान्य हो गया। टीनू से मिला कभी नहीं था, परंतु जानता था कि टीनू शातिर चोर है। कईयों से टीनू की तारीफ सुनी थी। मैं टीनू, पहचान लिया होगा। नहीं तो बता देता हूं कि जानता हूं तेरे को। सोहनलाल पुनः करेले छांटने लगा। इधर कैसे? तेरे घर गया था। क्षण भर के लिए सोहनलाल ठिठका, फिर करेले छांटने लगा। भाभी ने बताया तू इधर सब्जी लेने आया है। मेरे को नहीं पता था कि तूने शादी भी कर रखी है। सब्जी की दुकान पर तभी खड़ा हूं कि शादी कर रखी है। हम पहले कभी नहीं मिले। नहीं, तो आज क्या जरूरत पड़ गई? सोहनलाल ने करेले बास्केट में डाले और आगे बढ़कर पालक की गड्डी छांटने लगा। तीनों उसके साथ था। फड़कती खबर है। सोहनलाल चुपचाप अपने काम में लगा रहा। 152 करोड़ की नगद दौलत साधारण बस में 8 तारीख को सड़क पर उतरने जा रही है। बीच में 5 आदमी होंगे, 3 ड्राइवर, 2 गनमैन। इसके अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं। सोहनलाल सीधा खड़ा हुआ और पलटकर टीनू को देखा। टीनू दांत फाड़कर मुस्कुराया। पूरे 152 करोड़ सोहनलाल, टीनू पुनः कह उठा। इस बारे में सब कुछ पता है मुझे, परंतु ये काम करने का हौसला नहीं है। यूं कह ले कि मुझे समझ नहीं है कि बड़ा काम कैसे किया जाता है। इसके लिए तो देवराज चौहान जैसा आदमी लगेगा। देवराज चौहान जैसे आदमी की जरूरत है इसके लिए। तेरी तो बढ़िया पटती है देवराज चौहान से। मेरा काम तो 5-10 करोड़ में ही चल जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए। अब ये काम तो तू ही बना सकता है। देवराज चौहान से बात करके देख। पहली बार तेरे पास किसी काम के लिए आया हूं, मना मत करना। तेरी इस मेहरबानी से मेरी जिंदगी संवर जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं भी शादी करके ठिकाने लग जाऊंगा। मेरा काम बना दे यार। सोहनलाल की निगाह टीनू के चेहरे पर रही। मेरे लिए कुछ कर दे। टीनू ने हाथ जोड़े। हमेशा तेरा एहसानमंद रहूंगा। पूरी बात बता। सोहनलाल गंभीर था। टीनू ने 152 करोड़ से वास्ता रखती सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद सोहनलाल ने कहा, यह काम मैंने नहीं, देवराज चौहान ने करना है। जब तक वो तैयार नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। तू चाहेगा तो देवराज चौहान को मना लेगा। ऐसा नहीं होता। सोहनलाल ने सिर हिलाया। काम बताना मेरा काम रहेगा। उसे ये काम पसंद आता है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। तू बात करेगा ना देवराज चौहान से? कर लूंगा। तू मेरे लिए चाहेगा तो उसे जरूर तैयार कर लेगा। कब बात करेगा देवराज चौहान से? कल।
वक्त कम है। आज 4 तारीख है, 8 तारीख को 152 करोड़ खुले में आना है। आज ही बात कर ले तो बात कल हो पाएगी। सोहनलाल बोला, मेरा फोन नंबर ले ले और कल दोपहर बाद फोन करना। अगला दृश्य। अगले दिन शाम 4:30 बजे टीनू देवराज चांद से एक रेस्टोरेंट में मिला। ये मीटिंग सोहनलाल ने ही अरेंज करवाई थी, परंतु सोहनलाल उन दोनों के बीच मौजूद नहीं था। 5 मिनट पहले सोहनलाल का फोन आया देवराज चौहान को कि वो नहीं आ सकता। नानिया उसे घर में रोके हुए है कि बाहर नहीं जाना, जाता है तो कई कई दिन लौटता नहीं है। सोहनलाल की बताई पहचान से दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, एक टेबल संभाल ली। मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि मैं तुमसे मिल रहा हूं, टीनू प्रसन्नता भरे स्वर में कह उठा। तुम मुझसे ही मिल रहे हो, वहम मत करो, और मैं कोई 30 मार खा नहीं हूं, देवराज चांद बोला। वो तो मुझे पता है कि तुम क्या हो। अब मुझे विश्वास है कि मेरी किस्मत संवर जाएगी। तभी वेटर आ गया। लंच का वक्त था। खाने पीने के सामान का ऑर्डर दिया गया। वेटर चला गया तो टीनू बोला, तुम्हारा एक खास साथी है ना जगमोहन, वो साथ नहीं आया? जगमोहन कहीं व्यस्त है। अब तुम अपनी बात कह दो कि पूरा मामला क्या है, देवराज चौहान ने कहा। टीनू ने सारा मामला, सारी बात देवराज चौहान के सामने खोल दी। इस दौरान वेटर सामान सर्व कर गया। वो खाने पीने लगे। टीनू ने पूरी बात की तो देवराज चौहान गंभीर दिखा। तो नेताओं का पैसा है, इलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है, देवराज चौहान खाते खाते बोला। काला धन, टीनू ने सिर हिलाया। मैं बहुत मौके पर वहां पहुंचा और सब कुछ सुन लिया। अगले दिन राजेश चतुर्वेदी के वर्सोवा वाले गोदाम के बारे में पता कर लिया। ये काम करो देवराज चौहान, मेरी जिंदगी बन जाएगी। किया जा सकता है ये काम, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरा काम तो 10 करोड़ से ही बन जाएगा, बाकी का तुम जो भी करना, टीनू बेसब्री से बोला। ये बात और किस किस को बताइए? किसी को भी नहीं, पहले सोहनलाल और अब तुम्हें बता रहा हूं। अब ये मामला किसी से नहीं कहना, क्योंकि मैं इस पर काम करूंगा। टीनू ने सिर हिला दिया। मुझे वो वर्सोवा वाला गोदाम दिखाओ, देवराज चौहान ने कहा। कुछ देर बाद देवराज चौहान और टीनू कार पर वर्सोवा की तरफ जा रहे थे। गोदाम में तुम क्या देखना चाहते हो? तुम्हारे ख्याल से पैसा गोदाम में दूसरी मंजिल पर रखा है? ख्याल नहीं, ये पक्का है। तो हम गोदाम से पैसा निकालने से पहले ही उस पर हाथ डाल सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। नहीं, तो हम गोदाम से पैसा निकालने से पहले ही तो हम गोदाम से पैसा निकलने से पहले ही उस पर हाथ डाल सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। टीनू कुछ बेचैन हुआ, फिर बोला, ये तो मुसीबत वाली बात हो जाएगी। क्यों? उस पैसे की देखभाल वहां करीब 30 लोग कर रहे हैं, वो भी हथियार बंद। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। ऐसा है तो फिर काम इस तरह नहीं किया जा सकता, परंतु मैं पहले गोदाम की इमारत देखना चाहता हूं। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने गोदाम की वो इमारत देखी। वो इमारत सड़क किनारे अन्य इमारतों की कतार में थी। भीड़ भरा इलाका था। इमारत के गेट से बाहर आने पर सड़क दाएं बाएं को जा रही थी। उस पर भारी ट्रैफिक आ जा रहा था। देवराज चौहान ने वहां का नक्शा अपने दिमाग में बिठा लिया। नेशनल ब्रेड की बस इस बिल्डिंग से निकलकर किस तरफ जाएगी, दाएं या बाएं? देवराज चौहान ने पूछा। ये मैं नहीं जानता, टीनू बोला। आज 5 तारीख है। नोट 8 की सुबह ब्रेड की बंद बस में रखकर यहां से बाहर निकाले जाएंगे। हाँ, सुबह 9 बजे के करीब नोटों वाली बस बाहर निकलेगी। 3 दिन बचे हैं तो अब तक नोटों को पैक भी कर लिया गया होगा। नोटों को पैक? खुले मुंह वाले बैगों में या लकड़ी की पेटियों में, देवराज चौहान बोला। इतनी देर में उसे इमारत के भीतर 5-6 गनमैन भी दिख गए जो कि पहरे पर थे।
हो सकता है ऐसा कुछ किया गया हो। जरूर किया गया होगा। इसके बिना तो नोट ब्रेड की बस में रखे ही नहीं जा सकते। सोहनलाल ने बताया कि तुम शातिर चोर हो। हाँ, टीनू के होठों से निकला। तो तुम रात को इस इमारत की दूसरी मंजिल पर जाओगे, वहां पर देखोगे कि नोट रखे हैं तो उन्हें कैसे पैक किया गया है। ये तो खतरे वाला काम है। वहां गनमैन भी है। टीनू परेशान सा कह उठा। 152 करोड़ पर हाथ मारने की सोच रहे हो तो खतरा तो होगा ही, देवराज चौहान ने कहा। पर तुम्हें इससे क्या कि नोट बैगों में हैं या पेटियों में भर रखे हैं? मतलब तो नोटों से है। मैं ये तसल्ली कर लेना चाहता हूं कि वहां पर वास्तव में इतनी बड़ी दौलत रखी है। वहां नहीं तो पहली मंजिल पर या फिर ग्राउंड फ्लोर पर। मतलब कितने नोट इस इमारत में रखे हैं? देवराज चौहान बोला। तो तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं? टीनू मुस्कुराया। भरोसा है तभी तो यहां तक आ गया। लेकिन काम करने का मेरा अपना ढंग है। अपने काम में मैं हर तरह की तसल्ली करके ही आगे बढ़ता हूँ। अब शाम हो रही है। तुम रात को इस इमारत के भीतर जाओगे और मुझे बताओगे कि नोट भीतर रखे हैं और किस हाल में रखे हैं। अगर पकड़े जाओ या भीतर ना जा सको तो इस काम को खत्म समझना। अगर मेरे मुताबिक काम कर लो तो सोहनलाल को फोन कर देना। हम कल फिर इसी काम के सिलसिले में मुलाकात करेंगे। अगला दृश्य। रात का 1 बज रहा था। टीनू 10 बजे से ही राजेश चतुर्वेदी के गोदाम के आसपास टहल रहा था। इन 3 घंटों में अब सड़कें सुनसान होने लगी थी। इस दौरान टीनू गोदाम के बगल वाली इमारत का भी फेरा लगा आया था। बगल वाली इमारत में ऑफिस थे। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। थर्ड फ्लोर गोदाम के बराबर ऊंचाई पर से वो एक फ्लोर करीब 11 फुट ऊंची थी। और टीनू उस फ्लोर की छत से गोदाम की छत पर सावधानी से घंटा भर पहले ही झांक आया था। गोदाम की छत पर 2 गनमैन टहल रहे थे। देवराज चौहान ने उसे बड़ा खतरे वाला काम सौंपा था। परंतु जहां 152 करोड़ की नकद रकम का सवाल था तो ये ज्यादा खतरा नहीं था। परंतु टीनू के लिए खतरा था। वो चोर था। चुपचाप जाकर चोरी करना और खिसक आना उसका काम था। परंतु पहरे के बीच चोरी करने का काम उसने पहले नहीं किया था। लड़ाई झगड़े के मामले से दूर ही रहता था वो। लड़ाई झगड़ा करना आता भी नहीं था उसे। चोरी के दौरान वो नोकदार सिलाई जैसा हथियार अपने पास ही रखता था कि अगर कोई मौके पर सिर पर आ जाए तो उसके हाथ पांव बाह टांग पर मारकर उसका ध्यान बटाकर खिसक सके। परंतु ये पहला मौका उसके सामने था कि हथियारबंद लोगों के बीच जाने की सोच रहा था वो। जबकि कई बार उसके मन में आया कि छोड़ दे इस काम को। लेकिन करोड़ों की दौलत ने उसके पैर बांध रखे थे। वो ये भी सोच रहा था कि उसके वहां जाने के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए जो वहां पहरे पर थे। अगर शोर शराबा हो गया तो उस स्थिति में वो नोट वहां से हटा सकते हैं। हालांकि ये उसका विचार था कि 152 करोड़ की दौलत दूसरी मंजिल पर रखी गई होगी। ऐसा कुछ देखा नहीं था उसने। देवराज चौहान का ये सोचना उसे ठीक लगा कि काम की तैयारी से पहले पक्का पता तो हो जाए कि वहां पर दौलत मौजूद है कि नहीं। टीनू को पूरा भरोसा था कि उसे कोई देख रहा है, कोई देख नहीं रहा और वो हर तरफ नजर रखे हुए है। ये सोचना उसकी भूल थी। जगमोहन शाम 9 बजे से यहाँ था और उसकी हरकतों को देखते हुए उस पर नजर रखे हुए था। देवराज चौहान ने जगमोहन को टीनू का हुलिया बताकर सब समझा दिया था कि वो गोदाम की इमारत के आसपास दिखे तो उस पर नजर रखे रहे। जगमोहन को इसलिए टीनू पर नजर रखने देवराज चौहान ने भेजा था कि वो जान लेना चाहता था कि टीनू वास्तव में उस इमारत में नोट देखने घुसा है। ऐसा ना हो कि वहां बिना देखे ही कल टीनू उसे कह दे कि वहां नोट रखे हैं। वो देख आया है। देवराज चौहान हर काम पक्का करके चलना चाहता था। जगमोहन गोदाम के इस तरफ एक अन्य फैक्ट्री के बाहर कार खड़ी करके उसके भीतर मौजूद था। फैक्ट्री बंद थी। इधर टीनू जानता था कि रात बीती जा रही है, उसे काम निपटा लेना चाहिए। खतरे की वजह से दिल इस वक्त वो स्मैक के तगड़े नशे में टुन था और अपने साथ हर तरह का सामान लाया था जो चोरी के कामों में इस्तेमाल होता था।
गोदाम के मुख्य प्रवेश फाटक पर बाहर की तरफ एक चौकीदार बैठा था, जो कि हर आधे घंटे बाद सिगरेट सुलगाता दिख जाता था। भीतर भी पहरा था। ऐसे में गोदाम में घुसना मुश्किल था, और आखिरकार टीनू ने तय किया कि वो गोदाम के बगल वाली इमारत की छत से गोदाम की छत पर जाएगा। वो इमारत की छत गोदाम की छत से ऊंची थी, परंतु इस बारे में उसे फिक्र नहीं थी। उसके पास नायलॉन का मोटा रस्सा मौजूद था, हुक था, कांटा था। कोई ना कोई जुगाड़ तो भिड़ जाएगा। ये सोचकर अपने सामान का बैग उठाए वो दीवार फलांग कर गोदाम के बगल वाली इमारत में प्रवेश कर गया। यहाँ का चौकीदार सोया हुआ था। सीढ़ियां बाहर बाहर से ही ऊपर जा रही थी। ऐसे में टीनू को दोबारा उस छत पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। छत पर पहुंचकर उसने अपना सामान का थैला नीचे रखा और दबे पांव आगे बढ़कर बगल में गोदाम की छत पर सावधानी से झांका। वहां अंधेरा था, परंतु चंद पल देखते रहने के बाद उसे एक गनमैन दिखा, परंतु दूसरा नहीं दिखा। आज आसमान में चंद्रमा भी नहीं था, जिस वजह से अंधेरा ज्यादा गहरा हुआ पड़ा था। 10 मिनट तक तीनों बगल वाली छत पर देखता रहा, परंतु दूसरा गनमैन नहीं दिखा, जबकि 2 घंटे पहले वहां दो थे। वो पहले देख गया था। मन में सोचा कि ये तो अच्छी बात है कि वहां एक ही है, उसके लिए खतरा कम रहेगा। वहां से हटकर टीनू थैले के पास आया, उसे खोला और नायलॉन का मजबूत रस्सा निकालकर उसे तैयार किया, और उसका एक सिरा छत की दीवार के पास खड़ी लोहे की रेन वाटर पाइप से बांध दिया। गांठ को अच्छी तरह चेक किया। स्मैक के नशे में डूबा उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। साथ ही साथ वो तय करता जा रहा था कि उसे क्या करना है, कैसे काम करना है। रस्सी के दूसरे सिरे पर मजबूती से दो गांठें लगा दी, फिर नीचे बैठे बैठे ही दीवार के पास पहुंचा और रस्सी को दीवार के पार करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिराने लगा। इस दौरान उसने पूरी तरह सोच लिया था कि यहाँ पर उसने कैसे काम करना है। जब पूरी रस्सी नीचे लटका दी तो सतर्कता से उसने सिर उठाकर गोदाम वाली छत की तरफ झांका। कुछ पल देखने के पश्चात उसे अंधेरे में टहलता गनमैन नजर आ गया। उल्लू का पट्टा, टीनू बड़बड़ाया और थैले के पास पहुंचकर नायलॉन की पतली डोरी निकाली और थैले में से मुड़े पंजे जैसा छोटा सा कांटा निकाला और उसे छोटी रस्सी के सिरे पर मजबूती से बांधा, और रस्सी को कमर के गिर्द लपेटकर उसका सिरा भी कमर से बांध लिया। फिर कमर में पहले से लिपटी औजारों की बेल्ट को छुआ। हर तरफ से तसल्ली कर लेने के पश्चात टीनू दीवार के पास पहुंचा, सतर्कता से उधर झांका। अंधेरे में गनमैन दिखा जो इधर ही आ रहा था। टीनू अपनी जगह पर स्थिर रहा। जब गनमैन छत पर इस तरफ आकर पलटकर वापस चल पड़ा तो टीनू ने बला की फुर्ती दिखाई और छत की दीवार पर चढ़ बैठा। फिर पहले से ही नीचे लटका रखी नायलॉन की रस्सी को थामे नीचे सरकता चला गया। देखते ही देखते वो दूसरी मंजिल के लेवल पर पहुंच गया और गोदाम वाली इमारत को देखा। वहां अब दूसरी मंजिल की खिड़कियां दिख रही थी, जो कि बंद थी। टीनू ने नजरों ही नजरों में अपना और सामने का फासला नापा। कम से कम 20 से 25 फुट का फासला तो था ही। टीनू की नजरें अभी भी गोदाम वाली इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़कियों पर ही जा रही थी। एक खिड़की में एसी लगा था, दूसरी खिड़की पर प्लास्टिक का शेड डाल रखा था। टीनू ने नायलॉन की रस्सी को मजबूती से थाम रखा था। लटका हुआ था, परंतु दिक्कत यह आ रही थी कि गर्मी के मौसम में हथेलियों पर बार बार पसीना आ रहा था, जिसकी वजह से बार बार उसे हाथ को शरीर पर पहले कपड़ों से साफ करके रस्सी को पकड़ना पड़ रहा था। आखिरकार टीनू की नजर शेड लगी खिड़की पर जाकर टिक गई। वो जानता था कि शेड के आसपास सपोर्टिंग लोहे की पत्तियां होती हैं, जो कि मजबूती से दीवार में धसी भारी शेड को सलामत रखती हैं। ऊंचाई पर शेड लगा हो तो उन्हें और भी मजबूती से लगाया जाता है कि शेड कहीं किसी के ऊपर न गिर जाए। टीनू अपनी कमर के गिर्द लिपटी नायलॉन की पतली डोरी को सावधानी से खोलने लगा। उस डोरी का एक सिरा कमर से बंधा था, तो दूसरी तरफ मुड़े पंजे की तरह का कांटा था कि वो कहीं भी एक बार फंस जाए फिर उसका निकल पाना संभव नहीं था। टीनू ने रस्सी पूरी खोलने के बाद कांटे को 1 फुट दूर की डोरी से पकड़ा। डोरी का दूसरा सिरा कमर से बंधा था। दूसरे हाथ से मोटी नायलॉन की रस्सी को पकड़कर टीनू लटका हुआ था, जो कि बार बार पसीने की वजह से गीली हो रही थी।
किसी तरह वो खुद को हर तरफ से संभाले हुए था। उसने शेड वाली खिड़की की दूरी को आंखों ही आंखों में नापा। अगले ही पल कांटा गोदाम वाली इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की के ऊपर पड़े शेड की तरफ लपका, परंतु उसके करीब पहुंचकर कांटा तेजी से वापस पलट आया। डोरी टीनू के शरीर से ही कहीं अटक गई थी। टक की आवाज के साथ कांटा इधर की दीवार से आ लगा। टीनू ने फुर्ती से डोरी पकड़ ली कि कांटा किसी शीशे की खिड़की से टकराकर ज्यादा शोर न कर दे, और साथ ही चौकस निगाहों से ऊपर नीचे देखा कि कांटे के टकराने की वजह से मामूली शोर से ही कोई सतर्क तो नहीं हो गया। 2 मिनट बीत गए। सब ठीक रहा। कहीं से कोई शोर नहीं उभरा। पसीने की वजह से टीनू का हाथ बार बार नायलॉन की मोटी रस्सी से फिसल रहा था। ऐसे में तंग आकर उसने मोटी रस्सी को भी अपनी कमर से बांध लिया कि अपनी जगह पर बंधा लटका रहे। टीनू ने फिर से कांटा फेंकने के लिए संभाला। भगवान, टीनू बड़बड़ाया, मेरी कुछ तो सहायता कर दे। मैंने आज तक तेरे से चोरी करते वक्त मदद नहीं मांगी, फिर आज तो कुछ कर भी नहीं रहा, सिर्फ यहीं देखने आया हूं कि माल भीतर है कि नहीं। और कुछ नहीं तो कांटा ही फंसा दे, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। इसके साथ ही टीनू ने पुनः खिड़की के शेड की तरफ कांटा फेंका। गहरा अंधेरा था, ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गोदाम के ग्राउंड फ्लोर पर लाइट जलती दिख रही थी जो ऊपर तक नहीं आ रही थी। कांटा फेंकने के 3 पलों बाद ही टीनू की सांस जहां की तहां रुक गई। कांटा फंस गया था। टीनू काम बनते देख कुछ पल तो हक्का बक्का रहा, फिर कांटे की डोरी को हल्के हल्के, उसके बाद भारी झटके देकर चेक किया कि कांटा सही से फंसा है या नहीं। परंतु तसल्ली हो गई कि कांटा सही से फंस गया है। बस भगवान, अब रहने दे। अब मुझे तेरी सहायता की जरूरत नहीं, मैंने खुद ही कांटा फंसा लिया है। अपनी सहायता फिर कभी के लिए संभाल कर रख, तेरे को फिर कभी सेवा का मौका दूंगा। उसके बाद टीनू ने कांटे की रस्सी को टाइट किया और उसे धीरे धीरे खींचने लगा। डोरी समेटने लगा। ऐसा करने पर रस्सी से बंधा उसका शरीर धीरे धीरे शेड वाली खिड़की की तरफ जाने लगा। ये एक खतरनाक काम था। जरा सी चूक हो जाती तो सीधा नीचे गिरना था। परंतु टीनू को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि ये काम वो कर लेगा। उसके हिसाब से कांटा फंसते ही परेशानी का वक्त खत्म हो गया था। टीनू कांटे वाली डोरी को खींचते हुए समेट रहा था और खुद शेड वाली खिड़की की तरफ होता जा रहा था। उसका सारा बोझ अब पतली नायलॉन की डोरी पर पड़ रहा था। परंतु टीनू ने चुनकर वो डोरी खरीदी थी कि उसका बोझ संभाल सके। वैसे भी उस नशेड़ी का बोझ ज्यादा नहीं था। धीरे धीरे 20 मिनट लगे और टीनू उस शेड वाली खिड़की के बेहद करीब पहुंच गया। मोटी रस्सी अभी भी कमर से बंधी थी। अगर कांटे वाली डोरी छूटती हाथ से तो सीधा उस दीवार से बुरी तरह जा टकराना था। परंतु टीनू को अब कोई डर नहीं था। गोदाम वाली इमारत की इस दूसरी मंजिल पर कोई लाइट नहीं जल रही थी। टीनू ने खिड़की चेक की। वो भीतर से बंद थी, परंतु टीनू के लिए उसे खोलना मामूली काम था। उसने कमर के गिर्द बंधी औजारों की बेल्ट की पॉकेट खोली और उसमें से औजार निकालकर काम में जुट गया। एक हाथ से उसने कांटे वाली पतली डोर थाम रखी थी, एक ही हाथ से काम कर रहा था। 5 मिनटों में ही उसने खिड़की के पल्ले खोल लिए। ऐसे में खिड़की की सटकनियां तुड़मुड़ चुकी थी, बेकार हो गई थी। खिड़की के पल्ले खोलने के बाद टीनू ने चौखट पर दोनों पांव रखे और चैन की सांस लेकर भीतर की तरफ उतरा और नायलॉन का रस्सा खोलकर ऐसे अटका दिया कि नीचे ना गिरे। इसी तरह कांटे वाली नायलॉन की डोरी भी अटका दी और औजारों वाली बेल्ट से नन्ही सी टॉर्च निकाली और जलाकर रोशनी की लकीर में वो जगह देखी। वो कमरा था। वहां कुर्सियां थी, फर्श पर धूल थी, जिसकी वजह से स्पष्ट था कि कमरा इन दिनों इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कमरे का दरवाजा खुला था। वो बेआवाज सा कमरे से बाहर निकला और उस सारी जगह को देखने लगा। जल्दी ही वो एक ऐसे हॉल में पहुंच गया जहां ढेरों लकड़ी की पेटियां और प्लास्टिक के बड़े बड़े थैले रखे थे। पतली सी लकीर पैदा करने वाली टॉर्च उस समय तो जैसे सूरज का काम कर रही थी। हॉल की हालत देखते ही वो ठिठक गया। आंखों में तीव्र चमक आ ठहरी। इनमें ही माल होना चाहिए।
तीनों तेजी से आगे बढ़ा और पेटियां थैले टटोलने लगा। उन्हें खोल कर देखा। भीतर 1000 और 500 के नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। एक तरफ खुली गड्डियों का इस तरह ढेर लगा था जैसे रेत का ढेर लगा हो। मतलब कि पैकिंग का काम चल रहा था। तीनों आंखें फाड़े हर तरफ देख रहा था। भगवान, इतना माल! तीनों बड़बड़ाया। अगर मैं थोड़ा सा भी ले जा सकता तो जरूर ले जाता, परंतु नहीं ले जा सकता। डकैती वाला मामला ही करना पड़ेगा। वो आगे बढ़ा और नोटों के ढेर में से 1000 के नोटों की एक गड्डी उठाई और जेब में रखते बोला, ये तो चाय पानी का इंतजाम हो गया। जल्दी ही जिंदगी भर का इंतजाम हो जाएगा। साले देवराज चौहान ने मेरी बात नहीं मानी कि यहाँ पर 152 करोड़ की दौलत है। 152 करोड़! हाथ थूक लगाकर गिनना भी शुरू करें तो थूक कम पड़ जाएगा, परंतु नोटों की गिनती खत्म नहीं होगी। सिर्फ 5-10 करोड़ अपने को, इससे ज्यादा करना भी क्या है। तीनों ने न जाने कैसे इतनी बड़ी दौलत के बीच खुद को संभाला। वो जानता था कि यहाँ ज्यादा देर ठहरना खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद वो जैसे ही यहाँ तक पहुंचा था, वैसे ही वापस बगल वाली छत पर जा पहुंचा। मोटी लंबी रस्सी वापस समेट ली, परंतु कांटे को वहां से निकाल लाने का कोई तरीका नहीं था। दिन में कोई कांटा देख लेगा तो शक हो सकता है कि कोई वहां आया था। क्या पता शेड में फंसे कांटे पर किसी की नजर ही न पड़े। कांटे के साथ बंधी डोरी को छत पर पहुंचकर चाकू से वहां से काट दिया। वो नीचे जा गिरी। तीनों ने अपना सारा सामान समेटा और सीढ़ी के रास्ते नीचे आया, फिर बाहर सड़क पर आ गया। वो बहुत ही उत्साहित था। सोच रहा था कि अगर कोई बैग वगैरह ले आया होता तो नोटों से भरकर ले जाता। परंतु फिर मन में से ये ख्याल निकाला कि ऐसा कर पाना संभव नहीं था। वो बहुत टेढ़े तरीके से वहां पहुंचा था। तीनों को स्पष्ट लग रहा था कि बहुत जल्दी जैकपॉट लगने वाला है उसका। वो सड़क के किनारे किनारे अपना थैला कंधे पर लटकाए आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी पीछे से आती एक कार की हेडलाइट में वो पूरी तरह चमका। रात के इस वक्त इक्का दुक्का वाहन निकल रहे थे। उसने परवाह नहीं की, परंतु जब कार उसके पास आकर रुकी तो वो चौंका। तीनों! तभी कार से जगमोहन की आवाज आई, कार में आ जाओ। चंद पलों की खामोशी के बाद टीनू ने सतर्क स्वर में पूछा, कौन हो तुम? जगमोहन, देवराज चौहान का साथी। जगमोहन की आवाज पुनः आई। टीनू ने कार का अगला दरवाजा खोला और थैले के साथ भीतर आ बैठा। दरवाजा बंद किया। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। तुम जगमोहन हो? टीनू बोला। हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पर नजर रख रहा था। देवराज चौहान ने मुझे ऐसा करने को कहा था। टीनू के होठों से गहरी सांस निकल गई। क्या हुआ? जगमोहन ने पूछा। कुछ नहीं। तुम्हारी बात सुनकर हैरानी हुई कि देवराज चौहान मुझ पर नजर रखवा रहा था। मैंने उसे कहा कि वहां 152 करोड़ की नकद रकम रखी हुई है, तो वो नहीं माना और मुझे भारी खतरे में वहां भेजा। ऊपर से नजर रखवाई कि मैं वहां ना जाऊं, और इन कामों में गिले शिकवे नहीं होते। टीनू चुप रहा। वहां नोट हैं कि नहीं? जगमोहन ने पूछा। वहां के नजारे को देखकर पागल हो जाओगे। टीनू कह उठा। क्या नोटों के ढेर देखे मैंने? गड्डियों की लकड़ी की पेटियां और प्लास्टिक के बैगों में गिन गिन कर पैक किया जा रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं बेहोश नहीं हुआ और वापस आ गया। मतलब कि वहां दौलत पड़ी है। वही तो कह रहा हूं। और वो दौलत 152 करोड़ की हो सकती है? हाँ, जरूर हो सकती है, टीनू ने दृढ़ स्वर में कहा। जगमोहन बिना कुछ कहे कार चलाता रहा। वो दौलत हमारे हाथ लगेगी ना? देवराज चौहान ये काम कर लेगा? टीनू बोला। हाँ। बाय गॉड, मैंने वहां नोटों की गड्डियों का जो नजारा देखा, उसे तो कभी नहीं भूल। तभी जगमोहन ने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक कार रोक दी। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। तुम चोर हो। चोर चोरी से बेशक न जाए, परंतु हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जगमोहन ने कहा। तो क्या कहना चाहते हो? तीनों की आंखें सिकुड़ी। बेशक तुम वहां चोरी करने नहीं गए थे। मैंने देखा तुम वहां कैसे पहुंचे। हिम्मत का काम किया तुमने।
वापसी पर तुम वहां से नोटों की गड्डियां नहीं ला सकते थे, क्योंकि रस्सी के सहारे तुमने वापस आना था। बेशक चोरी नहीं कर सके, परंतु हेरा फेरी के तौर पर तुम 2-4 गड्डियां तो लाई होगे। मैं वो देखना चाहता हूं। तीनों ने चैन की सांस लेते हुए कहा। देखकर क्या करोगे? तसल्ली, कि वहां पर 152 करोड़ की दौलत हो सकती है। जगमोहन मुस्कुराया। तीनों ने जेब की पैंट तीनों ने पैंट की जेब से 1000 की गड्डी निकाली और जगमोहन की आंखों के सामने करके उसे फरेरी दी। अगला दृश्य। 6 तारीख, सुबह 9:30 बजे। ओशीवारा इलाके के एक फ्लैट में देवराज चौहान, जगमोहन और टीनू इकट्ठे हुए। इस फ्लैट का इंतजाम सोहनलाल ने किया था। सोहनलाल की पहचान वाले का ये फ्लैट था। सोहनलाल ने चाबी मंगवाकर जगमोहन को दे दी थी, परंतु वो खुद नहीं आया था। नानिया उसे बाहर जाने नहीं दे रही थी। टीनू ने आज कोकीन का नशा कर रखा था, जो कि उसकी आंखों पर चढ़ा बोल रहा था और चेहरा नशे में तमतमा रहा था। मतलब कि उस समय वो पूरी तरह चौकस और हर काम कर जाने के काबिल था। टीनू बहुत खुश था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि देवराज चांद ने उसे जो काम करने को कहा, उसने वो सफलता से कर लिया था। देवराज चांद ने टीनू को देखकर कहा, तो वहां नोट रखे हैं? हाँ, टीनू मुस्कुराया। पर अब वहां 152 करोड़ की रकम पूरी नहीं है। मैं समझा नहीं। 1 लाख कम है। वो लाख रात मैं ले आया था। टीनू ने जगमोहन को देखा। क्यों जगमोहन? जगमोहन ने शराफत से सिर हिला दिया। 50,000 का तो मैंने नशा भी खरीद लिया, बाकी का 50 सलामत रखा है। टीनू पुनः बोला। तो अब हमें काम शुरू कर देना चाहिए, देवराज चौहान बोला। काम कैसे शुरू होगा? टीनू के होठों से निकला। इस काम में हमें कुछ साथियों की जरूरत है। वो तो क्या तुम और हिस्सेदार तैयार करने जा रहे हो? ये जरूरी है। काम में जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, उतनों को तो लेना ही पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा? टीनू ने कहा। ये बात मेरे से कर, जगमोहन कह उठा। हर किसी को 15 करोड़ मिलेगा। ये ज्यादा है, पर कोई बात नहीं। इस काम में मैं, देवराज चौहान, तुम, सोहनलाल के अलावा एक लड़की और 2 लोगों की जरूरत है। मेरे लिए 15 करोड़ बहुत है। बेशक 1-2 करोड़ कम दे देना। टीनू मुस्कुराया। लालची नहीं हूं मैं, परंतु तुम लोगों ने बिना योजना बनाए ये कैसे सोच लिया कि इस काम में कितने लोगों की जरूरत है? योजना बन चुकी है। बन चुकी है? कब बनी? टीनू हैरान था। तुम्हें हमारे साथ काम करने का बढ़िया मौका मिल रहा है। सिर्फ उस मौके की तरफ सोचो। तुम काम कराने हमारे पास आए हो, तो अब काम करना हमारी जिम्मेदारी है, जगमोहन ने कहा। मैं तो तुम लोगों के भरोसे ही हूं, जगमोहन ने देवराज चौहान को देखकर कहा। मैं आज लड़की और 2 लोगों का इंतजाम करता हूं। लिस्ट से छांट लिया तुमने कि इस काम में से कौन कौन लोग हमारे साथ काम करेंगे? हाँ, ये काम मैंने सुबह ही कर लिया था। मैं आज नेशनल ब्रेड की बस को भीतर से देख लेता हूं कि उसकी बनावट कैसी है, देवराज चौहान ने कहा। साथ ही उस गोदाम के आसपास की सड़कों को भी अच्छी तरह देखकर इस बात का चुनाव करूंगा कि कहां पर बस पर हाथ डालना होगा। परंतु हमें ये तो पता नहीं कि वो बस गोदाम से निकलकर दाएं को जाएगी या बाएं को, टीनू बोला। ये थोड़ी सी समस्या जरूर है, देवराज चौहान ने कहा। ऐसे में हमें दोनों दिशाओं में जाती सड़कों के पॉइंट चुनकर रखने होंगे जहां हमने काम करना है। तैयारी ऐसी रखनी होगी कि दोनों तरफ जिधर भी काम करना पड़े, तुरंत हो सके। लेकिन योजना क्या है? टीनू ने पूछा। कल बताऊंगा, देवराज चांद उठ खड़ा हुआ। कल क्यों? कल यहां सब लोग होंगे जो इस डकैती में काम के और नोटों के हिस्सेदार होंगे। टीनू कुछ कहने लगा कि जगमोहन बोला। बातें बंद। तू चल मेरे साथ, आज दिन भर भाग दौड़ करनी है। चलिए दोस्तों, हम भी अब कल
करेंगे इस पर बाकी बात। एक तो सोहनलाल का मुझे समझ नहीं आ रहा, इसने ये पता नहीं कहाँ से ये शादी कर ली बीच में, वो ले आया अपनी बीवी को, ये पुनर्जन्म वाली बीवी है उसकी। और सोहनलाल कभी नहीं आता इनके साथ। खैर, काम के वक्त आ जाएगा। बेचारे को ऐसे बुरा नहीं बोलना चाहिए, हम सबको सब्जी लानी पड़ती है। वो बेचारा ले आया है तो क्या बात है। ये तीनों चोर की किस्मत साथ दे गई उसका। मौके पर उसे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, मुखबिर का मतलब होता है इन्फॉर्मर। तो मुझे तो लग रहा है कि ये तीनों ही मुखबिर बन जाएगा। लेकिन वैसे ये लालची बंदा नहीं है, 15 करोड़ देने पर भी वो कह रहा है कि मुझे 1-2 करोड़ कम दे देना। तो इसका मतलब है कि ये लालची नहीं है, ठीक है। और अगर ये लालची नहीं है तो फिर मुखबिर ये नहीं होगा। मुखबिर कोई ऐसा होगा जो अ, नई पार्टी जो भी ऐड करेगा ना देवराज चौहान, उनमें से। तो देखते हैं क्या बनता है। अब दोस्तों हमने ये कहानी शुरू कर दी है, तो अब इस हफ्ते हमें इसी के साथ लटके रहना पड़ेगा। अगर यानी कि किसी को ये कहानी किसी ने पहले से सुन रखी हो या पढ़ रखी होगी, सुन तो नहीं रखी होगी, मैंने चेक किया था 2-3 बार, मैंने ढंग से सर्च मारी थी कि ये कहानी कहीं है तो नहीं। फिर भी कहीं है तो नहीं से मेरा मतलब है दोस्तों, कहीं ऐसे चैनल पर जहां मेरी तरह कोई आपको सुना रहा हो, यानी किसी आदमी ने पढ़ी हो, ठीक है। मैं तो गिनती के 2-4 चैनल जानता भी हूँ जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे वैसे कोई हैरानी नहीं होगी। एक तो वो जो शानू मैडम है, वो पढ़ाती हैं, वो बताती हैं, वो सुनाती हैं, ठीक है। शानू वॉइस करके ऑडियो बुक्स विद शानू कुछ ऐसे है। एक वो कॉमिक्स वाला चैनल है, एक गूगल गुरु है, और एक और है। लेकिन वो भी काफी दिनों से उन्होंने कोई नई कहानी नहीं डाली, वो महाराजा। बस ये 3-4 हैं जो चैनल जहां पर ठीक ठाक कहानी पढ़ी जाती है। बाकी अगर किसी को पता हो तो मुझे भी बता दो यार, मैं भी कोई 2-1 कहानियां सुन लूंगा, कोई ढंग का चैनल हो तो। और कहीं पर नहीं, वहां नहीं मुझे मिली, तो उस लिहाज से अपनी ये कहानी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कह सकते हैं हम, मार्केट में, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कहते हैं तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने अभी करना है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई का साथ दें। दोस्तों, इससे ना मन को खुशी मिलती है कि यार बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो कोई 2 आदमी कह देना कि यार अगला एपिसोड कब डालोगे, तो चिंता होने लग जाती है कि यार कुछ लोग मेरी वजह से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप चाहें कर लें चाहे ना करें, लेकिन कर ही लेना। तो ठीक है फिर, इस कहानी में अभी तक तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं है ऐसा, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जा सकता कि ये किधर को जाएगी कहानी। लेकिन उसके नाम से है मुखबिर, तो यानी कोई ना कोई मुखबिर बन जाएगा इनके उसमें, लूट में। हो सकता है फंसा दे, पर देवराज चौहान फंसने वाला नहीं है। वो ऐसा बंदा है, होता फंसने वाला तो देवराज चौहान नाम ना होता उसका। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ऑडियो, अरे ऑडियो नहीं, कहानी वार्ता को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक जरूर करें, और अपने विचार भाई के साथ शेयर करें। मैं भी तो अपने विचार शेयर कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। खैर,
तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।